स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तराखंड पॉलीटेक्निक में पढ़ाई जाने वाली अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की यूनिट थर्ड का सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। और इस सेकंड लेक्चर के जो आज के टॉपिक हैं उनमें सबसे पहले है सुपर कंडक्टिविटी और किरचॉफ लॉ। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और फोर्थ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर पे। तो आइए पढ़ते हैं आज का लेक्चर सेकंड। सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की। जैसे कि इसके वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, सुपर कंडक्टिविटी मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर होता है किसी भी मटेरियल के लिए, जिस टाइप के मटेरियल होते हैं, अगर उस मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस का जीरो होना मतलब कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट हो जाना। तो इस प्रकार की जो मटेरियल्स होते हैं उनको सुपर कंडक्टर, और इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सुपर कंडक्टिविटी इज द सेट ऑफ physical properties observed in certain materials wherein critical resistance vanishes यानी खत्म हो जाना, and from which magnetic flux field are expelled below critical temperature is known as superconductivity and such material is called superconductor। इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक इफेक्ट, मेजनर इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया गया है। तो जब हम कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अगर ले जाएं तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर यानी इसमें उसके बीच से होकर के गुजरा था वो भी उसके बीच से होकर के ना गुजर के उससे एक्सपेल हो जाता, मतलब इसे बाहर फेंक देता है। तो इस इंसिडेंट को हम लोग सुपर मेजनर इफेक्ट कहते हैं। ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, रेजिस्टेंस का जीरो हो जाना, इसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो ये है सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है और इसका बहुत जगह यूज भी है, इसलिए इस पर काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलर हैं जिस पर काम कर रहे हैं। आपके पास केवल इसकी डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज हैं, दो नियम हैं जो सिलेबस के, यानी कि आपके सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये दोनों के दोनों रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि किसी भी सर्किट में, किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली जो पूरी की पूरी टोटल जो करंट्स होती है उसका जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब आने वाली धाराओं को, अगर इस पॉइंट पे, इस जंक्शन ओ पे आने वाली धाराओं को हम प्लस से दिखाएंगे तो जाने वाली धाराओं को माइनस से दिखाएंगे, तो उन सब का सम करेंगे तो वो जीरो होगा। कहने ये बहुत ही सिंपल रूल है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी यहाँ से आ रही है, वो एक संगम पे मिलती है और एक तीसरी नदी आगे को बढ़ती है, तो इससे आने वाले पानी और इससे आने वाला पानी, इन दोनों को ऐड करके तीसरी नदी में जाने वाले पानी के बराबर होगा। तो वही नियम यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो किसी भी जंक्शन पे आने वाली जो करंट होती है वो उससे दूर जाने वाली करंट की एडिशन के बराबर होता है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 I4 I5 I6, इन सबको प्लस कर देंगे, या फिर इनको इधर लेकर के हम ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। तो ये है किरचॉफ का फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं किरचॉफ के सेकेंड नियम की। बहुत ही सिंपल है। पहले वाले के लिए करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, और दूसरा जो रूल है वो कई लोगों को टफ लगता है लेकिन वो बहुत ही सिंपल है। जैसे पहले रूल में एल्जेब्रिक सम करंट का जीरो होगा, तो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल का जीरो होता है किसी भी क्लोज्ड सर्किट में। बस यही है कि किसी भी क्लोज सर्किट में किसी बंद परिपथ के परितः सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस ए क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। जैसे ये एक क्लोज सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है, इसे देखिए आप लोग, और इस क्लोज सर्किट में जितने भी पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। यही किरचॉफ का
सेकंड नियम है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, मतलब इससे भी इसे समझ सकते हैं। देखो इस क्लोज सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो मैथमेटिकली कैसे इसे लिखेंगे, जैसे ये है E1, मतलब ये एक बैटरी इसमें जोड़ी गई है, दूसरी बैटरी है, ये R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। तो पहला पोटेंशियल होगा EMF, इस बैटरी का EMF, उसको भी वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं। दूसरा है इस E2 बैटरी का पोटेंशियल, यानी जो दूसरी बैटरी का EMF होगा। तीसरा विभवांतर होगा इन दो सिरों के बीच, यानी इस रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल होगा ये अलग होगा, तो इसके बीच पोटेंशियल होगा। फिर होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, यानी R2 के अक्रॉस, और एक पोटेंशियल होगा विभवांतर होगा इन दो बीजों के बीच, इस रेजिस्टेंस के बीच। इन सब विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होगा। अब इसमें हम लोग सीधे सीधे जानते हैं, इसके बीच तो विभवांतर E1 है, इसके बीच E2 है, इसके बीच कितना होगा V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से जितनी इसमें करंट फ्लो होगी उसको R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू R1, इसका I इंटू R2 और इसका I इंटू R3, ये हम सब जानते हैं। अब इन सब को हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू 0 रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी को हमने माइनस साइन से दिखा रखा है और किसी को प्लस साइन से। इन प्लस साइन को और माइनस साइन को लिखना आपको आना चाहिए। देखो जब हम बैटरी के प्लस सिरे को प्लस से जोड़ेंगे तो ये दोनों बैटरी आपस में क्या होंगी, पोल पोल अपोजिट पोल अगर इसके जुड़ते, जैसे कि हम टॉर्च में सेल रखते हैं तो दोनों सेल का ईएमएफ जुड़ जाता है और बल्ब जलता है तेजी से। लेकिन अगर हम इसके प्लस सिरे को इसके प्लस से ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले होते तो बल्ब नहीं जलता है, टॉर्च का 0 हो जाता है। और अलग अलग वाले हैं तो बल्ब जलेगा लेकिन धीरे से जलेगा। तो यहाँ पे देखो E1 के प्लस को इसके प्लस से जोड़ा गया है, तो एक को हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो हम मान के ये चल रहे कि करंट ये वाला ज़्यादा पोटेंशियल वाला है तो करंट यहाँ से यहाँ को फ्लो होगी, इसका पोटेंशियल कम है तो ये E1 इधर को करंट फ्लो होगी, E2 से फिर E2 इसको रिवर्स करेगा तो E2 को माइनस मिलेंगी, माइनस E2 हो गया। और फिर करंट इधर फ्लो होगी तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी कम, तो इसलिए इसे माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन इसके अक्रॉस कम होता जाएगा, तो ये हो जाएंगे इनके अक्रॉस वोल्टेज और इसको 0 रख लेंगे। तो ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ है द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0 एंड द potential across a closed circuit is always the algebraic sum of a potential across a closed circuit is always equal to 0। तो ये दोनों रूल्स हैं किरचॉफ के। अब हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल और मीटर ब्रिज। यह है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये देखते हैं इसे ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो ब्रिज की तरह होता है, इसलिए इसे कहते हैं ब्रिज। अब इसका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है कि अगर हम 4 रेजिस्टेंस को किसी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से रिप्रेजेंट करें और कनेक्ट कर दें उनकी अकॉर्डिंग, और इसके अक्रॉस इनकी जो डायगोनल है इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें और इसके इस डायगोनल में कोई भी करंट फ्लो ना हो, तो इस सिचुएशन में इन जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, या आप ये कहें P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। इनकी एडजेसेंट, ये ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट जो आर्म्स हैं उनका उनके रेजिस्टेंस का रेशियो, ऐसे नहीं कि इसका P का आपने S के साथ ले लिया, नहीं, P का R के साथ या P का Q के साथ जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस या P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही एक मीटर ब्रिज, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो आपकी लैब में भी होता है, इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आता है, मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज क्या होता है और कैसे ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, देखो ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये लकड़ी के गुटके हैं, एक छोटा सा लकड़ी का गुटका है जो आपस में इस पर एक छोटी सी एक कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट लगी होती है जिसे कनेक्ट कर देता है आपस में। फिर यहाँ बीच में ब्लैंक होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका और उसके ऊपर कनेक्टिंग प्लेट होती है मेटल की। फिर यहाँ पर ब्लैंक होता है, फिर ये लकड़ी का गुटका और इसमें कनेक्टिंग प्लेट होती है, और यहाँ पर 1 मीटर लंबा वायर यहाँ पे जुड़ा रहता है, 1 मीटर, ठीक 1 मीटर लंबा, इसीलिए इसे कहते हैं मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का एक लंबा सा तार यहाँ से जुड़ा रहता है और इसके नीचे, ठीक तार के नीचे एक स्केल भी लगी रहती है जिसमें सेंटीमीटर से इसको डिनोट किया जाता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर के खाने इसमें बने होते हैं, और ये वायर की लंबाई होती है 1 मीटर। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है बेसिक।
इसके बीच में एक क्लैंप होता है जिससे आप फिर वायर या गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम इस सिरे को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे जिसके साथ एक कुंजी लगा लेंगे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे एक जगह पे हम नॉन रेजिस्टेंस मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जानते हैं उसे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस मतलब जिस कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, उस रेजिस्टेंस को हम इसके बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सेटअप होता है। और यहाँ बीच से हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और इसका एक सिरा हम खाली छोड़ देते हैं। अब आपने एक्सपेरिमेंट कैसे इससे करते हैं, सबसे पहले आप इस बैटरी से इस कुंजी को यानी की को आप लोग क्लोज कर देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे कि ये एक बैटरी है और यहाँ पे कुंजी को क्लोज करने से यहाँ से करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इस 1 मीटर लंबे वायर में जाएगी। फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे आप कोई भी रेजिस्टेंस एक निकाल लोगे। एक रेजिस्टेंस निकालने से जिस रेजिस्टेंस को आप की को आप निकालते हैं वो रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट हो जाता है। तो माना यहाँ पे नोन है तो आप जानोगे कि आर कितना रेजिस्टेंस आपने यहाँ से निकाला है। ओके, फिर यहाँ से आगे और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस आपने लगाया हुआ है और यहाँ से आपने एक गैल्वेनोमीटर से एक सिरा इसका खुला छोड़ा। अब आप क्या करोगे, इस खुले सिरे को इस वायर से टच करोगे। ये जो 1 मीटर लंबा वायर है ये कंडक्टिंग वायर होता है जो खुला छूटा हुआ होता है, इस पर आप इससे टच करोगे। तो आप इससे टच करके इसे इधर उधर ले जाओगे इस वायर पे टच करते हुए, जहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। अगर आप माना यहाँ पे टच कर रहे हैं और इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड को है तो आप धीरे धीरे इसे इस साइड को ले जाओगे और देखोगे इसमें डिफ्लेक्शन एकदम जीरो होना चाहिए। इसकी सुई बीच में जब है इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो जब इसमें कोई भी करंट फ्लो ना हो तो वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन। तो उस बैलेंसिंग कंडीशन पे आपको रुक जाना है। अब आप इसमें ये प्रिंसिपल लगाएंगे, इनका रेशियो निकालेंगे रेजिस्टेंस का, जैसे यहाँ पे है। तो देखो पी का रेजिस्टेंस तो आपको पता है क्योंकि आप जानते हो ये नॉन रेजिस्टेंस आपने निकाला है। इसके कंसेक्यूटिव जो दूसरी भुजा है या तो ये नीचे वाली या ये मान के चलो ये वाली, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। तो ये नॉन रेजिस्टेंस अपॉन अननोन रेजिस्टेंस एस यानी आर अपॉन एस। ये नोन है आर, ये अननोन है एस, तो आर अपॉन एस इज इक्वल टू, अब आपको चाहिए दो आर्म्स जिनका रेजिस्टेंस, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, यहाँ तो लेंथ है। जैसे आपने यहाँ टच किया तो आप इसकी लेंथ यहाँ से काउंट कर सकते हो इस स्केल से। तो ये हो गया एल और ये बचा हुआ हो जाएगा क्योंकि 100 सेंटीमीटर है तो 100 में से एल माइनस कर देंगे तो उतना सेंटीमीटर ये बच जाएगा। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे सीधे एल लिखा हुआ है। एल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो प्रतिरोध होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ों का रेशियो है, अगर हम यहाँ पर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखते हैं और क्रॉस सेक्शन भी लिखते हैं तो वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाता है। तो हमने सीधे सीधे लेंथ लिखी हुई है क्योंकि वही इसमें चेंज हो रही है। तो ऊपर हो जाएगा एल, नीचे हो जाएगा 100 माइनस एल इस वाली भुजा के लिए यानी इसके लिए। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ऐसा आ जाएगा। आर नोन आपको पता है और एल आपको पता चली जाएगा इससे स्केल से देख के कि कहाँ पे सुई जीरो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे आप अननोन रेजिस्टेंस वायर का निकाल सकते हैं। तो ये है मीटर ब्रिज और ये है इसका प्रिंसिपल। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जैसे कि आप नाम से ही पता चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है करंट यानी विद्युत धारा का हीटिंग यानी उष्मीय प्रभाव। यानी करंट फ्लो होने की वजह से जब कोई तार गर्म हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produce heat. This effect of current is called heating effect of current. और आपने देखा भी होगा कई सारे, जैसे बल्ब है, बल्ब में जब करंट फ्लो होती है तो ये टंगस्टन का वायर सिर्फ लाइट ही हमें नहीं देता बल्कि ये जो बल्ब होता है गर्म भी हो जाता है। तो इसी हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है, केवल करंट की वजह से। बाकी हम इसे कहीं बाहर से गर्म तो कर नहीं रहे हैं आग से, ये खुद ही करंट की वजह से ही गर्म हो रहा है। तो उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ऐसे ही प्रेस है, प्रेस को हम लोग गर्म करते हैं, किसकी वजह से गर्म होती है, करंट की वजह से। तो इसे भी कहेंगे, ये भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे ही हीटर है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। अब इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, करंट फ्लो होने की वजह से कितना गर्म होगा वायर, ये निकालते हैं हम किससे, किए गए कार्य से।
ये डेरिवेशन यहाँ पे किया गया है, यानी कि कहने का मतलब कि एक माना कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको इस पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही अब वो जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बीच में जो जिस आयन का वो भाग होगा उन आयन से टकराएगा, तो उसी से हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जो कार्य हमको करना पड़ता है, वही कार्य उसमें ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कार्य बराबर जानते हैं क्यू वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। आप वी को आप या क्यू को आई टी में कन्वर्ट कर दीजिए तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी वी, ये भी इसका फॉर्मूला होगा। फिर वी को आप ओम के लॉ से आई आर में कन्वर्ट कर दीजिए तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी इसका एक फॉर्मूला है। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं हीट जितनी प्रोड्यूस होती है उसके लिए। तो इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसके एप्लीकेशंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है कि शक्ति का मतलब तो आप जानते हैं कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा ह्यूमन वर्क होगा, मैकेनिकल वर्क, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क बाय टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे यहाँ पे वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अपॉन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इसके लिए फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, जैसे वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या वर्क होता है, वही वी आई टी, जो अभी आपने निकाला था हीट, हीट वही कार्य है जो हीट में कन्वर्ट हो रहा था, वही यहाँ पे भी वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो इसे वी आई भी लिख सकते हैं। आप v को अगर ओम्स लॉ से आई आर में कन्वर्ट करते हैं तो आई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और अगर आप v को v की जगह पे r की फॉर्म में लिखना चाहें तो वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, यानी विद्युत शक्ति के लिए। इसकी जो बेसिक यूनिट है ये वोल्ट एम्पियर है, इसे आप वॉट भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जूल पर सेकंड, इसी को वॉट कहते हैं। तो जूल पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट है, वॉट भी इसकी एक यूनिट है, वोल्ट एम्पियर भी इसकी एक यूनिट है। और किलो वॉट को हम बहुत बड़ी यूनिट में 1 किलो वॉट भी लिखते हैं, मतलब सॉरी वॉट को हम लोग बड़ी यूनिट जो इसकी है वो किलो वॉट है, यानी 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये आप जानते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट। ये कई बार सुना होगा आपने कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसे हम यूनिट में भी काउंट करते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हम यूनिट में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं, हम कोई बल्ब जलाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने इतनी यूनिट बिजली खर्च कर दी। तो आखिर कैसे निकालोगे आप कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आवर। तो आपका इंस्ट्रूमेंट कितने वॉट का है अगर आप वो पता है तो आप इजीली उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, और कितने घंटे उसको यूज कर रहे हैं उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सीधे सीधे यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तो आप इजीली इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, आपके पास 20 वाट का एक बल्ब है जो एक दिन में 10 घंटे चल रहा है, तो एक महीने में कितनी यूनिट बिजली खत्म होगी, आपको ये निकालना है। तो पहले आप क्या करो, 20 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। तो ये 20 वाट है, किलोवाट यानी वो किलोवाट बड़ी यूनिट है इसकी, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/50 किलोवाट, तो ये किलोवाट आ गया। अब आपको चाहिए कितने घंटे चलेगा ये, तो आपने निकालना है एक महीने का, तो एक महीने में कितने घंटे चलेगा ये निकालना आपने। तो एक दिन में कितना चल रहा है 10 घंटे, तो 30 दिन में कितना चलेगा 300 घंटे। तो 300 को कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना किलो वाट ये यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 300 इंटू 1/50 किलो वाट आवर। ये किलो वाट है और ये आवर है, तो ये आ जाएगा किलो वाट आवर। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करके निकाल देना है किलो वाट आवर। इसी को किलो वाट आवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है किलो वाट आवर ही क्या है, यूनिट है। तो यानी 6 किलो वाट आवर मतलब 6 यूनिट बिजली खत्म होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं कि जैसे आपके पास माना 50 का है, 50 वॉट का कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, मोटर है कोई 600 वॉट की है, अब वो चल रही है एक दिन में 1 घंटे, तो एक महीने में कितनी भी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आप आज के लेक्चर के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो यूनिट पढ़ी, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा वो था आपका सुपर कंडक्टिविटी, फिर किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दोनों नियम आपको समझाएंगे जो कि बहुत ही आसान है समझने। उसके बाद हमने थर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा और मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल पढ़ा, और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा और इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ी। तो ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही ईजी हैं और पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन मैंने नहीं किया है। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। कोई अगर आपका डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड गुड लक।